हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एग्जाम डेज चल रहे हैं, तो इसी कारण से हम डिफरेंट चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स में जिस चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो चैप्टर होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का रिवीजन करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे वो टॉपिक होंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिएगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है, ये मानकर चलता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मानकर चलता है, ये एज्यूम करता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। ठीक है ना। तो बिजनेस के अंदर जितने भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो इसी बेस पर रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। तो ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ये एज्यूम करता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। तो बिजनेस के अंदर हम जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो इसी बेस पर रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इसी बेस पर रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। जब हम बिजनेस में फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस फिक्स असेट्स की वैल्यू को भी हम उसकी एस्टिमेटेड ईयर्स तक फैला देते हैं। यानी समझने का मतलब है, इसे क्लियर कीजिएगा। सपोज मैंने एक मशीन 50,000 रुपीज की परचेज की, मुझे ये एस्टिमेट लगाया मैंने कि वो मशीन 10 ईयर्स चलेगी। ठीक है, तो मैं उसकी मशीन की कॉस्ट को 10 ईयर्स तक डिवाइड कर दूंगा। यानी सपोज मैंने मशीन कितने में परचेज की, सपोज कीजिए मैंने मशीन 50,000 रुपीज में परचेज की। ओके, और मैंने अनुमान लगाया कि वो मशीन 10 ईयर्स के लिए चलेगी, तो मैं से 10 से डिवाइड कर दूंगा। एक साल का अमाउंट आ गया 5,000। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के थ्रू हम इस मशीन की कॉस्ट को पूरे 10 ईयर्स तक डिवाइड कर देंगे। तो 10 ईयर्स तक डिवाइड किया ना, लॉन्ग टाइम के लिए डिवाइड किया, वो इसी बेस पर डिवाइड किया कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्यों हम ये मशीन की कॉस्ट को 10 साल तक डिवाइड कर रहे हैं और एक साल का निकाल रहे हैं 5,000? क्योंकि ये इसीलिए है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। हम आउटसाइड पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, आउटसाइड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आउटसाइड पार्टीज कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर खरीदती हैं और आउटसाइड पार्टीज कंपनी को लोन देती हैं। वो इसी बेस पर देती हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। ठीक है ना। तो यही हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये एज्यूम करता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो इसी बेस पर रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। जैसे हमने कोई फिक्स असेट्स परचेज की, ठीक है, हमने कोई असेट्स परचेज की, फिक्स असेट्स मैंने एग्जांपल में लिया कि मशीन परचेज की थी। सपोज मैंने मशीन परचेज की 50,000 की और ये एस्टिमेटेड है कि वो मशीन 10 ईयर्स चलेगी, तो हम उसकी कॉस्ट को 10 ईयर्स तक डिवाइड कर लेंगे। एक साल की कॉस्ट आई 5,000 रुपीज। तो इस तरह से जब एक साल की 5,000 आई तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गई। हमने उसकी कॉस्ट को 10 ईयर्स तक कवर कर लिया। ये इसलिए किया, इस कंसेप्ट पर किया कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। आउटसाइड पार्टी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आउटसाइड पार्टी कंपनी को लोन देती है। ठीक है, क्यों दे रही है लोन? पता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर खरीदती है, इसलिए खरीदती है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। अगर ये पता चल जाए कि बिजनेस कल ही बंद होगा तो कोई कंपनी के शेयर और डिबेंचर नहीं खरीदेगा। तो यही हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ठीक है ना, जिसमें ये कहा जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगा। ठीक है। सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। देखिए, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट बताया मैंने आपको? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड आपने कंपनी में एक बार फॉलो कर लिए,
ईयर बाय ईयर उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड को आप फॉलो करें। आपने एक साल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड फॉलो किए, नेक्स्ट ईयर आप उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड को चेंज मत कीजिएगा, उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। यही हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है, बिजनेस के ओनर्स होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कंपेयर करना चाहते हैं पास्ट ईयर यानी पिछले साल की परफॉर्मेंस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस से मैच करना चाहते हैं। वो तभी हो सकता है जब एक कंपनी ने जो प्रिंसिपल और मेथड लास्ट ईयर फॉलो किए हैं, उन्हीं को करंट ईयर में, उन्हीं मेथड्स और प्रिंसिपल को करंट ईयर में फॉलो किया हो, तो ही मैनेजमेंट लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ मैच कर सकता है। तो इसीलिए ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आप कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट का मतलब जो आपने प्रिंसिपल और मेथड लास्ट ईयर फॉलो किए, वो ही आप ईयर बाय ईयर फॉलो करते चले जाएं, उनमें आप कोई चेंज ना करें। इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यदि मैनेजमेंट पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ मैच करना चाहती है तो वो इजीली कर सकती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टडी कराया है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको कवर करा चुका हूं। डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड मैंने आपको बताए थे। एक तो मेथड अब मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक बताया था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यदि कंपनी ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करे। यदि कंपनी ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज किया है, तो नेक्स्ट ईयर भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही यूज करे। वो कंसिस्टेंट रहे। यदि कंसिस्टेंट रहेंगे, यदि आप क्या रहेंगे, यदि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो आसानी से कंपेयर कर सकती है पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को करंट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ, और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन वो निकाल सकते हैं कि वेदर कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये था मेरा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट है जी एक्चुअल कंसेप्ट। देखिएगा, जो ये एक्चुअल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट, हम दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो यही हमारा एक्चुअल कंसेप्ट है। इतनी बात क्लियर हुई? तो एक्चुअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, हम दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर चलेंगे। यही एक्चुअल कंसेप्ट कहता है कि कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। चाहे एग्जाम्पल, चाहे क्रेडिट परचेस हो या कैश परचेस हो, हम एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। या क्रेडिट सेल हो और कैश सेल हो, हम उसको एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हम एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स के अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, तो चाहे कैश ट्रांजैक्शंस हो और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ही। यही हमारा एक्चुअल कंसेप्ट है। तो क्लियर हुआ एक्चुअल कंसेप्ट क्या कहता है कि बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कंसेप्ट। लाइक एग्जांपल, क्रेडिट परचेस एंड कैश परचेस, क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना जी, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये कुछ एग्जांपल हैं एक्चुअल कंसेप्ट के। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरह से ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हुए आपके। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट है जी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। तो यदि पेपर में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आए तो उसका मतलब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ही है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जो ओनर्स होंगे, मैं आपको नाम बोलता हूं, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर। तो बिजनेस अपने जो बिजनेस में ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर होंगे, बिजनेस उनसे सेपरेट होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर हो गई बात? तो जो बिजनेस में ओनर है वो बिजनेस से सेपरेट होते हैं, यही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहा जाता है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में जो ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर्स हैं, बिजनेस में जो ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर्स हैं, कौन कौन? ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर्स हैं, वो बिजनेस से बिल्कुल अलग होते हैं। क्लियर हो गई बात? और जब भी हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये इसलिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहा जाता है क्योंकि जो बिजनेस में ओनर्स हैं और बिजनेस हैं दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है? दोनों क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ओनर और बिजनेस दोनों बिल्कुल सेपरेट होंगे। जब हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो बिजनेस ये सोचती है कि आउटसाइड पार्टी से लोन ना लेकर ओनर से ही पैसा ले लिया जाए। इसलिए जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कैपिटल कही जाती है, और उस कैपिटल को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। उस कैपिटल को हम कहां पर शो करेंगे? उस कैपिटल को हम लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे, क्योंकि बिजनेस ये सोचता है कि जो पैसा चाहिए वो आउटसाइड पार्टी से ना लेकर ओनर से ही ले लिया गया है, लेकिन वो लायबिलिटीज ट्रीट की जाती है। इसी कंसेप्ट के बेस पर जो कैपिटल होगी वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में शो की जाएगी। तो क्लियर हुआ? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर होगा, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर होगा वो बिजनेस से बिल्कुल सेपरेट, अलग होता है। ठीक है? वो बिजनेस से क्या होगा? वो बिजनेस से बिल्कुल सेपरेट होता है। ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैपिटल कहा जाता है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो की जाती है, जो रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस को ये पैसा ओनर को वापस पे करना है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिएगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो मनी से रिलेटेड होंगे, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स के अंदर हम वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी से रिलेटेड होंगे। समझ में आ गई बात? तो अकाउंट्स के अंदर हम कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंट्स के अंदर हम वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो मनी से रिलेटेड होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अकाउंट्स में हम वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम अकाउंट्स की बुक में उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब है जो कि पैसे से रिलेटेड होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू मनी में कितनी है। तो ये ही हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, जो ये कहता है कि अकाउंट्स के अंदर हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी से रिलेटेड है। सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर हम वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, जो कि किसके होंगे? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले तो कौन से ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी मनी से रिलेटेड होंगे। फिर हम उनकी वैल्यू को मनी में मेजर करेंगे कि मनी में कितनी है। वैसे तो अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिजनेस के, वैसे तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं,
जैसे कि एक क्वेरल डिस्प्यूट हो गया है प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच में, ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना जी। एक एक्सपीरियंस मैनेजर ने रिजाइन दे दिया है, ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपने एक न्यू टेक्नोलॉजी सर्च की है प्रोडक्शन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हम अकाउंट्स के अंदर केवल वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी से रिलेटेड होंगे, जो कि किससे रिलेटेड होंगे, जो कि मनी से रिलेटेड होंगे। इतनी बात आपके क्लियर हो गई, जो कि किससे रिलेटेड होंगे, जो कि मनी से रिलेटेड होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने 25 चेयर परचेज की, हमने 25 चेयर परचेज की, ये तो पता है कि जब हमने 25 चेयर परचेज की तो उसके बदले हम पैसा दे के आए हैं, मनी से रिलेटेड है। लेकिन हम अकाउंट्स की बुक में ऐसे नहीं लिखेंगे कि 25 चेयर परचेज कर ली, नहीं, अकाउंट्स की बुक में हम लिखेंगे जो उन 25 चेयर्स की वैल्यू मनी में होगी। सपोज कीजिए मैंने एक चेयर 300 रुपीज की खरीदी, ठीक है, मैंने एक चेयर कितने की खरीदी, 300 रुपीज की खरीदी। तो मैं क्या करूंगा, 300 चेयर है, 300 मैंने 25 चेयर परचेज की। कितनी चेयर परचेज की, 25, और एक चेयर का प्राइस 300 है। तो मैं अकाउंट्स की बुक में 7500 रुपीज लिखूंगा। तो मैं अकाउंट्स की बुक में कितने पैसे लिखूंगा, मैं अकाउंट्स की बुक में 7500 रुपीज लिखूंगा। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है कि अकाउंट्स की बुक में हम वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी से रिलेटेड होंगे, और ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड है, फिर हम उसके बाद उनकी वैल्यू को मनी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, उनकी वैल्यू को मनी में हम लिखेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। वैल्यू को उसमें किस में लिखेंगे, उनकी वैल्यू को हम मनी में लिखेंगे। जैसे मैंने कह दिया यहां पर 25 चेयर्स हैं, 300 रुपीज की हैं, तो टोटल प्राइस हुआ 7500। हम अकाउंट्स की बुक में 7500 रुपीज लिखेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस में डिफरेंट यूजर्स हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के डिफरेंट यूजर्स हैं, और जो ओनर होता है वो ये जानना चाहता है कि बिजनेस में कितना बिजनेस जो हम चला रहे हैं उसमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जो बिजनेस का ओनर है और यूजर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं उस बिजनेस का रिजल्ट क्या है, मतलब उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सब बातें ओनर्स और जो डिफरेंट यूजर्स है वो जानना चाहते हैं। वैसे तो एक बात देखिएगा, वैसे तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता जब चलता है जब आप बिजनेस क्लोज कर देते हैं। ये आप सभी को पता है कि ट्रू प्रॉफिट और लॉस का तो कब पता चलेगा, जब हम अपना बिजनेस क्लोज कर देंगे। जब हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद हमें पता चलेगा कि बिजनेस में एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी जो हमारे ओनर्स हैं और डिफरेंट यूजर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो बिजनेस की एंटायर लाइफ होती है, जो बिजनेस की एंटायर लाइफ होती है, कंप्लीट लाइफ होती है, उसे शॉर्ट टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसी पर्पस के लिए जो बिजनेस की एंटायर लाइफ होती है उसको एंटायर लाइफ को शॉर्ट टाइम में डिवाइड कर लिया जाता है। वैसे तो बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, ये किसी को नहीं पता होगा कि कितने टाइम के लिए चलेगा, ठीक है ना। तो इसी पर्पस के लिए बिजनेस की एंटायर लाइफ को शॉर्ट पीरियड में डिवाइड कर लिया जाता है। वो शॉर्ट पीरियड होता है 1 ईयर्स। और फिर हम ये जानना चाहेंगे कि उस 1 ईयर्स में बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया। तो यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है कि जो ओनर्स और डिफरेंट यूजर्स हैं वो एक सर्टेन टाइम बाद ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस की क्या प्रोग्रेस रही है, बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर है क्या बात। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप बिजनेस की एंटायर लाइफ को शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे, वो होगा 1 ईयर्स। और आप जानना चाहेंगे कि उस 1 ईयर्स में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जो 1 ईयर होगा वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और कंप्लीट होगा 31 मार्च तक।
तो यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वैसे तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता कब चलता है, जब हम बिजनेस क्लोज करेंगे, लेकिन फिर भी एक सर्टेन टाइम बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम अपनी बिजनेस की एंटायर लाइफ को शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें? शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे, वो होगा 1 ईयर। और हम जानना चाहेंगे कि उस 1 ईयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है जी। और टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग उस 1 ईयर की जो स्टार्टिंग होगी 1 अप्रैल से होगी और एंड 31 मार्च तक होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो हमने अपनी असेट्स एक्वायर की है, हम अकाउंट्स की बुक में उसको उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो असेट्स हमने, यदि कोई असेट्स परचेज की, तो जिस प्राइस पर हमने वो असेट्स एक्वायर की, हम उसको उसी प्राइस पर शो करेंगे। हम उसको उसी प्राइस पर शो करेंगे जिस पर हमने उसे एक्वायर किया है। मार्केट वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो यही हमारा कॉस्ट कंसेप्ट है। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई बिल्डिंग अब से 4 साल पहले 50 लाख की खरीदी थी। मैंने कोई बिल्डिंग 4 इयर्स पहले 50 लाख की खरीदी थी और आज उसका मार्केट प्राइस 1 करोड़ रुपीस है। लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उस बिल्डिंग को अकाउंट्स की बुक में 50 लाख पर ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 1 करोड़ रुपीस में। तो इसलिए इसे कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं और हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी कहते हैं। हिस्टोरिकल कंसेप्ट इसलिए क्योंकि हिस्ट्री पर बेस करता है। हिस्ट्री मींस जब आपने पास्ट में उसे जिस प्राइस पर परचेज किया है, उस पर ही आप उसे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हमने जिस प्राइस पर कोई असेट्स एक्वायर की है, एक्वायर का मतलब खरीदी है, हम उसको उसी प्राइस पर शो करेंगे, हम उसके मार्केट प्राइस पर उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे उसी कॉस्ट पर जिस पर खरीदा था उस पर रिकॉर्ड करेंगे। उसमें से हर साल हम, मान लीजिए मैंने 50 लाख की खरीदी थी बिल्डिंग, तो 50 लाख में से हर साल हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू बचेगी उसके अकॉर्डिंग उसे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यानी एक्वायर प्राइस माइनस जो डेप्रिसिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यही कॉस्ट कंसेप्ट है जो कहता है कि हमने असेट्स जिस प्राइस पर एक्वायर की, हम उसे उसी बेस पर अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्लियर हुआ। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग 50 लाख की खरीदी और आज उसका प्राइस 1 करोड़ रुपीस है, लेकिन हम उसे अकाउंट्स की बुक में कितने में ही रिकॉर्ड करेंगे? हम उसे अकाउंट्स की बुक में 50 लाख में ही रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है जी हमारा कंसेप्ट ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिएगा, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो हर एक जो भी एवरी ट्रांजेक्शन होगा उसका 2 जगह पर इफेक्ट होगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 जगह इफेक्ट होगा। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? मैं लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उनका ड्यूल एस्पेक्ट होगा। ठीक है। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट, प्रत्येक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट पर इफेक्ट डालेगा। प्रत्येक ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट पर इफेक्ट डालेगा? प्रत्येक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट पर इफेक्ट डालेगा। 1 अकाउंट इज डेबिट, एक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और दूसरे को क्रेडिट कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जब हम बिजनेस में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें ड्यूल एस्पेक्ट बेस पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी हर एक ट्रांजेक्शन का 2 जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन का ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के लिए, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक फॉर्मूला बताया गया है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
ओके, तो क्लियर हुआ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसने बताया कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का दो जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यही हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। क्लियर हो गई बात? तो यही कंसेप्ट क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। तो इस तरह से आज मैंने आपके सामने डिफरेंट 8 टाइप के कंसेप्ट का रिवीजन कराया। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर इन कंसेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर करोगे। थैंक यू।